हेलो स्टूडेंट आज हम एनसीईआरटी बुक मैथ्स क्लास 12th का जो हमने चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया है जिसका नाम है डिटर्मिनेंट। उसमें स्टूडेंट आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 4.2। 4.2 क्या है स्टूडेंट, क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, मुझे जो है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट का यूज करना है, ठीक है। एंड विदाउट एक्सपेंडिंग 1 से लेके 5 तक, विदाउट एक्सपेंडिंग 1 से लेके 5 तक मुझे प्रूव करने हैं क्वेश्चंस को, ठीक है। काफी आसान है स्टूडेंट। ये मैं स्टार्ट करने से पहले आपको मैं एक चीज बता देता हूं। अगर आपने इससे पिछले वाला मेरा वीडियोस नहीं देखा है जिसमें मैंने आपको प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट पढ़ाया था, तो प्लीज पहले वो देख लीजिएगा। अगर आप वो देखते हो तभी आपको ये एक्सरसाइज जो है समझ आएगा, ठीक है। पेपर में स्टूडेंट इस एक्सरसाइज में से 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो आपको ये एक्सरसाइज अच्छे से तभी समझ आएगा जब आपको प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट समझ आएगा। तो प्लीज पहले इससे पिछले वाला वीडियोस देख लीजिएगा। स्टार्ट करना स्टूडेंट काफी आसान है, क्वेश्चन जो लिखा है वो देख लीजिएगा। यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट एंड विदाउट एक्सपेंडिंग, एक्सपेंडिंग कैसे, आपको मैंने सिखाया था ना एक्सपेंड कैसे करते हैं। जैसे 3x3 ऑर्डर है, एक्सपेंड कैसे करते हैं, यहाँ किसी एक रो को एक्सपेंड कर दो या किसी एक कॉलम को एक्सपेंड कर दो। एक्सपेंड तो ऐसे करते हैं ना, बट यहाँ पे बोल दिया कि विदाउट एक्सपेंडिंग प्रॉपर्टी का यूज करके 1 से लेके 5 तक क्वेश्चन को आपको क्या करना है, प्रूव करना है, ठीक है। तो देखिए कैसे करें, काफी आसान है। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, स्टूडेंट आपको प्रॉपर्टी नंबर 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5, ठीक है, 5th, 6th, 7th, 8th, मैंने 8 प्रॉपर्टीज बताई, वो 8 की 8 आपको आनी चाहिए। तो आपको यहाँ पे बोल दिया है कि यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट एंड विदाउट एक्सपेंडिंग, ठीक है। तो आपको ये प्रूव करना है। तो देखिए कैसे प्रूव करेंगे, आपको ये दिया हुआ है, ठीक है, ये डिटरमिनेंट दिया है 0 के बराबर है। आप यहाँ से लेफ्ट साइड ले लीजिएगा, लेफ्ट साइड ले लिया आपने। देखिए स्टूडेंट मैंने आपको एक प्रॉपर्टी पढ़ाई थी, प्रॉपर्टी नंबर 5, जिसमें मैंने बताया था अगर कोई भी रो है ना, कोई भी रो 2 टर्म का सम है, जहां कोई कॉलम है ना, कोई भी एक कॉलम अगर 2 टर्म का सम है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो थर्ड आपका कॉलम है, ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम, ये थर्ड कॉलम, ये 2 टर्म का सम है। आपको क्लियरली दिख रहा है ना। तो मैंने क्या बताया था, इसके 2 डिटर्मिनेंट बन जाएंगे। तो मैं कैसे लिखूंगा, कैसे बताया था, एक्स वाई जेड, ए बी सी, फिर मैं x लिखूंगा, फिर y में z लिखूंगा, फिर प्लस लिखूंगा, फिर मैंने C1 सेम लिखना है, C2 सेम लिखना है, C3 में मैं यहां से लिखूंगा, ठीक है। क्या लिखूंगा, A लिखूंगा, B लिखूंगा, C लिखूंगा, ठीक है। और मैंने इधर लिख दिया यूजिंग प्रॉपर्टी 5। आप एक बार प्रॉपर्टी नंबर 5 देख लीजिएगा। मैंने आपको बताया था अगर कोई भी रो या कोई भी कॉलम 2 टर्म का सम है, देखिए 2 टर्म का सम है ना, तो उसके 2 डिटरमिनेंट बन जाएंगे। तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, ये प्रॉपर्टी नंबर 5 कहती है, ठीक है। आई होप स्टूडेंट आपको ये समझ आया है। आगे देखिए स्टूडेंट, फिर मैंने क्या किया, आपको मैंने प्रॉपर्टी नंबर 3rd पढ़ाया, मैंने लिखा है यहाँ पे प्रॉपर्टी नंबर 3rd। प्रॉपर्टी नंबर 3rd मैंने ये बताया था अगर कोई भी रो या कोई भी कॉलम है ना, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आपको फर्स्ट जो एक मैट्रिक्स दिया उसमें C1 और C3, देखिए ये C1 है और C3 है, और आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल है ना। प्रॉपर्टी नंबर 3rd में बताया था इफ एनी 2 रोज या 2 कॉलम अगर आइडेंटिकल होंगे देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट बिकम्स 0 हो जाएगा। तो आप यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है कि आपका जो C1 है और C3 ये आइडेंटिकल है। अगर आइडेंटिकल है तो इस पूरे डिटरमिनेंट का आंसर मैं डायरेक्ट 0 लिख सकता हूँ, क्यों, क्योंकि प्रॉपर्टी नंबर 3rd कहती है। और यहाँ पे इस साइड देख लीजिएगा C2 और C3 आर आइडेंटिकल, अगर ये दोनों आइडेंटिकल हैं, आइडेंटिकल मीन सेम है, उस केस में इसका भी आंसर क्या लिख सकता हूँ, 0 लिख सकता हूँ। तो इसका आंसर 0 कैसे है, प्रॉपर्टी नंबर 3rd कहती है। इसका आंसर 0 कैसे है, प्रॉपर्टी नंबर 3rd कहती है, तो 0 आ गया। तो ये आपका क्या है स्टूडेंट बताएं, ये आपका राइट साइड है, तो आप ले सकते हैं देयरफॉर लेफ्ट साइड इज इक्वल टू राइट साइड, ये आपका वेरीफाई हो गया। तो देखिए मैंने एक्सपेंड किया ही नहीं है, मैंने सिर्फ प्रॉपर्टी का यूज करके इसे प्रूव कर दिया है। तो आई होप स्टूडेंट आपको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल इसके जैसा स्टूडेंट, सेकंड क्वेश्चन ये भी देख लीजिएगा। इसमें भी आपको प्रूव करना है विदाउट एक्सपेंडिंग, ओके, विदाउट एक्सपेंडिंग आपको प्रूव करना है। क्वेश्चन दिया है a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, काफी आसान है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है 0 के बराबर है। सेम काम करेंगे, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड लेना है। अगर आपको इधर 0 है, एक्सपेंड नहीं करना है, तो आपको एक्सपेंड नहीं करना ना, प्रॉपर्टी का यूज करके 0 लाना है। तो आपको ये याद रखना है, या तो आप प्रॉपर्टी नंबर 7 बनाओ या तो आप प्रॉपर्टी नंबर 3rd बनाओ। प्रॉपर्टी नंबर 3rd तो आपको पता चल गया, इफ एनी 2 रोज और कॉलम आर आइडेंटिकल देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट बिकम्स 0, ठीक है। और प्रॉपर्टी नंबर 7 मैंने क्या बताया था आपको, याद है ना आपको, प्रॉपर्टी 7, इफ ऑल द एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम इज 0 देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट बिकम्स 0, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैंने प्रॉपर्टी नंबर 7 बनाया है। मैंने क्या किया स्टूडेंट, C1 चेंजेस C1 प्लस C2 C3 किया। आप देखिए स्टूडेंट R1 चेंजेस R1 प्लस R2 प्लस R3 भी कर सकते हैं, है ना। यहाँ पे आप R1
प्लस R2 प्लस R3 भी कर सकते हैं, C1 प्लस C2 प्लस C3 भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ये किया, आप ये भी कर सकते हो। ठीक है, तो देखिए ये करने से क्या हुआ, मैंने आपको बताया था ना, ये आपने मैट्रिसेस यूजिंग एलिमेंट्री इक्वेशंस, आपको याद है ना, वहां पे आपने सीखा था ना कैसे करते हैं, C1 प्लस C2 प्लस C3। यहाँ पे मैंने अगर C1 लिख दिया तो C1 चेंज होगा, तो कैसे लिखेंगे, A माइनस बी, फिर मैं प्लस लिखूंगा, C2 का एलिमेंट क्या है बताएं, B माइनस सी, प्लस लिखूंगा, C3 का एलिमेंट क्या है, कितना है, C माइनस ए, तो लिखेंगे। ठीक है, सेम यहाँ पे B माइनस सी, C माइनस ए, बीच में प्लस लिखते आना, C माइनस ए प्लस A माइनस बी प्लस B माइनस सी, ये मैंने सारा लिख दिया। ठीक है, और अगर इधर C1 लिखा है तो C1 चेंज होगा, C2 में कोई चेंज नहीं आएगा तो ये सेम लिखोगे, C3 आप सेम लिखोगे। ओके, तो देखिए यहाँ पे स्टूडेंट ये माइनस का एक प्लस का कट जाता है, माइनस बी प्लस बी, माइनस सी प्लस सी कट जाता है, ऐसे यहाँ पे भी कट गया, यहाँ पे भी कट गया, तो ये यहाँ पे आपके पास क्या रिजल्ट बचा है देख लीजिएगा, 0 0 0 बचा है। ठीक है, तो प्रॉपर्टी नंबर 7 याद है ना आपको, मैंने इधर रीजन लिखा हुआ है, ऑल द एलिमेंट ऑफ C1 आर 0। ठीक है, C1 के सारे एलिमेंट 0 है ना, तो उस केस में क्या लिखेंगे, देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट बिकम्स 0, तो हम लिख सकते हैं डेल 0, तो ये आपका राइट साइड है ना, तो आप लिख सकते हैं लास्ट में लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और हैंड्स आपका ये वेरीफाई हो जाएगा। काफी इजी क्वेश्चन था ये। ठीक है, ऐसे प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, थर्ड क्वेश्चन क्या है आपका, थर्ड में देखिएगा 2 7 65 3 8 75 5 9 86 इक्वल टू 0 दिया हुआ है, तो इसे भी आपको विदाउट एक्सपेंडिंग यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट आपको ये प्रूफ करना है। ओके, तो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, यहां से लेफ्ट हैंड साइड ले सकते हैं, ये आपका 2 3 5 7 8 9, और ये आप लिखेंगे सेम। ओके, देखिए स्टूडेंट प्रॉपर्टी नंबर थर्ड बनाते हैं इधर, है ना, और यहाँ तो प्रॉपर्टी नंबर 7 बना सकते हैं, जो आपको इजी लगता है आप वो बनाएं। ओके, तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पे क्या करना है आपको, देखिए यहाँ पे ये C1 है ना आपका, C1 ये 2 है, अगर मैं C2 को 9 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और इसके साथ ऐड करता हूँ, यहाँ पे 65 आ जाता है, तो यहाँ पे मैं 8 को 9 से मल्टीप्लाई करूँ और 3 के साथ ऐड करूँ तो 75 आता है। 9 को अगर मैं 9 से मल्टीप्लाई कर दूं, 9 9 का 81 प्लस 5 जोड़ूं तो 86 होता है। कैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया है, C1 को मैंने चेंज करा है, चेंजेस C1 प्लस 9 टाइम्स C2 मैंने लिख दिया है। काफी आसान है ये। तो देखिए मुझे कैसे लिखना है इसे एक बार देख लीजिएगा। जो आपका C1 है ना, C1 का एलिमेंट क्या है, 2 है, प्लस लिखना है, फिर 9, इसके कारस्पॉन्डिंग C2 का एलिमेंट 7 है। ठीक है, जितने बच्चों ने अगर 3.4 एक्सेस पढ़ा है तो ये करने में उनको दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि वहां पे मैंने ये सिखाया था कैसे चेंज करते हैं। ठीक है, फिर आपको 3 लिखना है और प्लस 9 लिखना है, और इसके कारस्पॉन्डिंग क्या एलिमेंट है, 8 है, तो ये आपका आ जाएगा। ठीक है, फिर आपको C1 का थर्ड एलिमेंट 5 है, लिखेंगे प्लस 9 इंटू C2 का एलिमेंट कितना है, 9 है। ठीक है, तो 9 इंटू 7 63 प्लस 2 जोड़ेंगे 65 होता है ना। फिर 9 8 का आपका कितना हो जाता है, ये 72, और 3 जोड़ेंगे 75, 9 9 का 81 प्लस 5 86, और ये सेम रहेगा। ओके, क्योंकि अगर C1 लिखा है तो C1 ही चेंज होता है, C2 C3 चेंज नहीं होता है। आप यहाँ पे स्टूडेंट देख सकते हैं, आपका जो C1 है और C3 है आर आइडेंटिकल, देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज 0। कौन सा प्रॉपर्टी कहता है, प्रॉपर्टी नंबर थर्ड। ओके, मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया था। तो उस केस में मैं इस डिटरमिनेंट का आंसर डायरेक्ट 0 लिख दूंगा, ये आपका राइट साइड है, देयरफॉर लेफ्ट साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाएगा, तो ये आपका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, नेक्स्ट भी काफी आसान है। नेक्स्ट 4 है 1 1 1 BC CA AB A ब्रैकेट में B प्लस C B ब्रैकेट में C प्लस A, ये आपको दिया है 0 के बराबर। तो इसे भी आपको प्रूफ करना है, काफी आसान तरीका है प्रूफ करना। आप क्या करें, यहाँ से पिक कर लिए, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। ओके, लेफ्ट हैंड साइड यहाँ से ले ली, ये पूरा सेम उतारा आपने डिटो इधर। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद आप क्या करेंगे, आप पहले थोड़ा इसे अलजेब्रा ना ये सॉल्व कर लें। थोड़ा कैसे करते हैं, आप ए को अंदर मल्टीप्लाई करो, बी को करो, सी को। जब आपने मल्टीप्लाई करा है तो आप कैसे लिखेंगे, ए बी लिखेंगे प्लस ए सी, बी सी लिखेंगे प्लस बी ए, चाहे ए बी लिख सकते हैं, सी आ जाएगा और आपका सी बी आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे मैं प्रॉपर्टी नंबर थर्ड ही बना रहा हूँ। थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है, इफ 2 rows और कॉलम आर आइडेंटिकल देन द वैल्यू डिटरमिनेंट बिकम्स 0। ओके, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे ये C3 आपका है, मैंने C3 चेंजेस C3 प्लस C2 करा है। ठीक है, मैंने क्या किया है, C3 चेंजेस C3 प्लस C2 करा है।
ऐसा करने से क्या होगा स्टूडेंट, एक बार देख लीजिएगा, ये आपका सेम रहेगा क्योंकि C3 लिखा है तो C3 ही चेंज होगा ना, C1 में कोई चेंजेस नहीं आएगा, इसमें भी कोई चेंजेस नहीं आएगा, ओके, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। अब मेरी बात सुनिए, मैंने जब BC प्लस AB प्लस AC किया तो मैंने इसे ऑर्डर में लिख दिया, AB प्लस BC प्लस AC, ठीक है। फिर मुझे इसको इसके साथ ऐड करना था ना, तो AB प्लस BC प्लस AC, वही बात हो, ऑर्डर में लिख दिया। फिर CA प्लस CB था तो मैंने इसे कैसे लिख दिया, AB प्लस BC प्लस AC, तो सेम लिख दिया, ठीक है, ठीक है, इसे मैंने एक ऑर्डर में लिख दिया। अब आपको स्टूडेंट क्लियरली दिख रहा है, मैंने प्रॉपर्टी नंबर आपको 4 पढ़ाया था जिसमें मैंने बताया था अगर कोई भी जो है नंबर किसी भी रो या कॉलम से मल्टीप्लाई हो रहा होगा और वो बाहर आके पूरे डिटर्मिनेंट से मल्टीप्लाई हो सकता है, ठीक है। तो टेकिंग मैंने यहाँ पे AB प्लस BC प्लस AC, ये थर्ड कॉलम में सब में है ना, सब में है तभी कॉमन आता है, ठीक है। टेकिंग AB प्लस BC प्लस AC कॉमन फ्रॉम C3, मैंने लिखा भी है C3 से मैंने इसे कॉमन लिया है, कॉमन लेके मैंने इसे बताया था ना आपको पूरे डिटर्मिनेंट से ये बाहर आके मल्टीप्लाई हो सकते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 4 कहती है, ओके। तो फिर ये आपका सेम रहेगा क्योंकि इसमें से तो कॉमन लिया नहीं है, तो ये भी सेम रहेगा, कॉमन इसमें से लिया है, जब कॉमन ले लिया है ये पूरा तो 1 बचेगा 1 बचेगा 1 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टूडेंट प्रॉपर्टी नंबर 3 लगेगा। मैंने आपको बताया था C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट बिकम्स 0, ओके। तो आप इस पूरे की जगह पे 0 लिख सकते हैं, जब मैं इसे 0 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो ये आपका 0 आ जाएगा, तो ये आपका राइट साइड है, तो आप लिख सकते हैं देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो काफी आसान है। आगे देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फिफ्थ। तो फिफ्थ क्वेश्चन देख लीजिए, ये भी काफी इजी क्वेश्चन है। फिफ्थ में क्या है आपको ये देखना है, फिफ्थ क्या है आपको B प्लस C Q प्लस R Y प्लस Z C प्लस A, ठीक है, ये दिया है आपको R प्लस P Z प्लस एक्स A प्लस P P प्लस Q X प्लस Y इज इक्वल टू 2 टाइम, ये आपको दिया हुआ है, ठीक है, ये आपका राइट साइड है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे 2 और A बनाना है, P X B Q Y C और Z बनाना है इस साइड, ठीक है। तो यह आप सेम क्वेश्चन टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड पिक करना है आपको, पहला काम तो ये करना है, लेफ्ट साइड यहाँ से लेना है आपको, ले लिया आपने, ओके। तो यहाँ पे मैंने क्या किया स्टूडेंट, सबसे पहले मैंने 2 बनाना चाहा, 2 मैंने कैसे बनाया देखिएगा, R1 चेंजेस R1 प्लस R2 प्लस R3 करा है। ऐसा करने से क्या होगा देख लीजिए, मैंने थोड़ा डायरेक्ट लिख दिया है, मैं आपको इधर बता देता हूँ। अगर मैं B प्लस C, इसका सेकंड क्या है C प्लस A, ठीक है, फिर थर्ड एलिमेंट क्या है A प्लस B, ठीक है। ऐसे स्टूडेंट जब आप इन तीनों को ऐड करोगे, है ना, फिर यहाँ पे भी ऐड करो, क्या आता है मैं बताता हूँ। यहाँ पे एक को देख लीजिए, ये A और A कितने हो गए, 2A हो गया, V और V कितना हो गया, प्लस करेंगे 2V, C प्लस C 2C हो जाता है। ऐसे स्टूडेंट जब आप इन तीनों को ऐड करोगे तो आपके पास 2P आएगा, 2Q 2R आएगा, लिख दिया। जब इन तीनों को ऐड करोगे, है ना, क्योंकि R1 प्लस R2 प्लस R3 करना है, तो 2X 2Y 2Z आता है, ओके। मैंने आपको बताया था जब मैंने इधर R1 लिखा है तो R1 ही चेंज होगा, R2 में कोई चेंजेस नहीं आएगा, तो ये मैंने सेम लिख दिया, C प्लस A R प्लस P Z प्लस X A प्लस P P प्लस Q X प्लस Y, आपको सेम ही लिखना है, ओके। उसके बाद मैंने आप यहाँ पे देख लीजिए स्टूडेंट, यहाँ पे क्या हो रहा है कि 2 इन तीनों में कॉमन आता है, ले लिया, अंदर ब्रैकेट में A प्लस P प्लस C बचेगा, 2 इसमें भी कॉमन आता है तो P प्लस Q प्लस R बचेगा, 2 इसमें भी कॉमन आता है तो X प्लस Y प्लस Z आपका अंदर बचेगा, और ये मैंने सेम लिख दिया, R2 और R3 मैंने सेम लिख दिया, ओके। फिर आपको बताया था प्रॉपर्टी नंबर 4, अगर किसी भी रो के साथ कोई भी नंबर, किसी रो या किसी कॉलम के साथ कोई नंबर अगर मल्टीप्लाई हो रहा है और वो नंबर बाहर आके पूरे डिटर्मिनेंट से मल्टीप्लाई हो जाता है, प्रॉपर्टी नंबर 4 कहती है, ओके। तो 2 मैंने यहां से बाहर ले लिया है, तो अंदर A प्लस B प्लस C बचेगा, P प्लस Q प्लस R बचेगा, X प्लस Y प्लस Z, बाकी सेम बचेगा क्योंकि उसमें से मैंने कुछ भी कॉमन नहीं लिया है, ओके। फिर मैंने क्या किया स्टूडेंट, आप यहाँ पे अपना राइट साइड देख सकते हैं, ओके। पहले तो मुझे यहाँ पे 2 लाना था, 2 मैंने लाया है बाहर, अब मुझे यहाँ पे B, यहाँ पे C Q R Y Z मुझे लाना है, ठीक है, P Q A भी लाना और P और Y भी मुझे लाना है। तो देखिए कैसे हम लाएंगे ये देख लीजिएगा। सबसे पहले मैंने यहाँ पे माइनस V बनाया, कोई दिक्कत नहीं, प्लस का V बना लेंगे। पहले माइनस V कैसे बनाए ये चेक करें। मैंने क्या किया स्टूडेंट, R2 है ना, ये R2 है आपका, R2 माइनस R1 किया है, ठीक है, R2 माइनस R1 किया है, फिर एंड R3 माइनस R1 किया है। जब मैं ऐसा करूंगा ध्यान दीजिएगा, आप एक बार देख लीजिए, मैं आपको इधर बता देता हूँ ये कैसे आ गया, मैं इधर फक पे बताता हूँ। मैंने क्या किया स्टूडेंट, R2 का एलिमेंट बताइए C प्लस A, मुझे माइनस करना है किसे, माइनस किसे करना है
ए प्लस बी प्लस सी, है ना, ये तो लिखा है ना R2 माइनस R1। तो जब मैं इसे सॉल्व करूंगा आप देख लीजिएगा, तो ये क्या आएगा, माइनस ए आएगा, माइनस बी आएगा और माइनस सी आएगा। ठीक है, तो ए कटेगा, सी माइनस प्लस कटेगा और माइनस बी बच रहा है। ऐसे ही जब स्टूडेंट आप आर प्लस पी को इसके साथ माइनस करेंगे तो आर कटेगा, पी कटेगा तो माइनस क्यू आएगा। ओके, ऐसे जब जेड प्लस एक्स को इसके साथ माइनस करोगे, जेड कट जाएगा, एक्स कट जाएगा और आपके पास माइनस फाइव आएगा। ठीक है, फिर आपने क्या करना है, R3 चेंज करना है, तो R3 ये है, तो R3 माइनस R1, तो ए कट जाएगा, बी कट जाएगा तो माइनस सी आएगा। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिएगा, P कटेगा, Q कटेगा और माइनस R आएगा, यहाँ पे X कटेगा, Y कटेगा और माइनस Z आपका आ जाएगा। ओके, काफी इजी था। अब आपको पता है ना, यहाँ पे आपको क्या लाना है, A, P और X लाना है। ओके, तो कैसे ला सकते हैं, मेरी बात सुनिए ध्यान से। आप इन दोनों को ऐड कर लें R1 के साथ, मतलब R2 R3 है ना, ये R1 चेंजेस R1 प्लस R2 प्लस R3 करें। जब ये करोगे तो क्या होगा, ये B प्लस का माइनस का कटेगा, C प्लस का माइनस का कटेगा, तो आपके पास A बचेगा। ठीक है, और यहाँ पे P बचेगा क्योंकि Q और R कट जाएगा, यहाँ पे X बचेगा। R1 लिखा है तो R1 ही चेंज होगा, R2 माइनस B माइनस Q माइनस Y सेम रहेगा, R3 भी सेम लिखेंगे, माइनस C माइनस R और माइनस Z आपको लिखना है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे स्टूडेंट आपको क्लियरली दिख रहा है कि आपका जो सेकंड रो है और थर्ड रो है उसमें से मैंने माइनस कॉमन लिया है, और यहाँ पे दो -1 क्यों आए हैं, एक मैंने 2 तो ऑलरेडी बाहर था, बीच में मल्टीप्लाई, एक -1 फिर मल्टीप्लाई फिर -1, दो -1 कैसे आए देखिएगा ध्यान से। आपको क्या करना है, तो आपके यहाँ पे दो -1 कॉमन आएंगे बाहर। ठीक है, तो एक आपका सेकेंड रो में से आएगा, ठीक है, और एक आपका थर्ड रो में से आएगा। देखिए स्टूडेंट, मैंने आपको बताया था अगर डिटर्मिनेंट है तो ये -1 जो है आप यहाँ तो किसी एक रो या किसी कॉलम से मल्टीप्लाई करा सकते हैं, बट अगर मैट्रिक्स की बात करें तो मैट्रिक्स में क्या होता था, हर एक एलिमेंट से वो अंदर मल्टीप्लाई होता था, बट डिटर्मिनेंट में ऐसा नहीं होगा। अगर आपने ये -1 अंदर मल्टीप्लाई कराना होगा, ये किसी एक रो से या किसी कॉलम से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट, जब आप -1 को फिर से मल्टीप्लाई कराओगे सेकेंड रो से, तो ये वही बन जाता है -b माइनस Q माइनस Y। ये वाला -1 जब आप थर्ड रो से मल्टीप्लाई कराओगे तो -c माइनस R माइनस Z फिर से वही बन जाएगा। तो दो माइनस क्यों आए हैं, क्योंकि एक मैंने R2 से लिया है, एक मैंने R3 से लिया है माइनस कॉमन, तो ये दोनों प्लस के हो गए। आप देखिएगा 2 इंटू -1 इंटू -1 ये आपका +1 हो जाएगा, तो 2 इंटू 1 2 ही होता है। ये मैंने आगे लिखा हो, एक बार चेक कर लीजिएगा। तो ये मैंने लिखा है 2 और ये डिटर्मिनेंट है APX BQY CRZ। ओके, तो ये आपका क्या स्टूडेंट, ये आपका राइट साइड है। तो आप देखेंगे देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या आ गया, आपका राइट हैंड साइड के बराबर आ गया है। आगे देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैंने लिया है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 6th क्वेश्चन, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये देख लीजिएगा स्टूडेंट। मैं इसे भी प्रॉपर्टी का यूज करके बताऊंगा विदाउट एक्सपेंडिंग। ठीक है, यूजिंग प्रॉपर्टी विदाउट एक्सपेंडिंग प्रूव करेंगे इसे। तो देखिएगा कैसे आपको करना है। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, सेम क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन है और यहाँ से आप लेफ्ट हैंड साइड पिक करोगे। लेफ्ट हैंड साइड आपने ले लिया, क्या है 0a माइनस b माइनस a 0c, ये आपने पूरा पिक कर लिया यहाँ से। ठीक है, देखिए स्टूडेंट, मैंने प्रॉपर्टी का यूज करके इसे कैसे प्रूव करना है ये आपको देखना है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, यहाँ पे बाहर b एक मैंने मल्टीप्लाई में लिखा है और एक मैंने b डिवाइड में लिखा है। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं ना, ये देखिए कट हो जाते हैं ना, कट हो जाते हैं। तो ये जो v है ना, ऊपर वाला v, इसे मैंने क्या किया है, सेकेंड रो के साथ मल्टीप्लाई करा दिया। मैंने बताया था ना, बाहर कोई भी अगर नंबर है, अगर आपको अंदर मल्टीप्लाई कराना डिटर्मिनेंट के केस में, तो या तो किसी एक रो या किसी एक कॉलम से मल्टीप्लाई होगा। ओके, तो आपकी मर्जी है। तो मैंने यहाँ पे ये जो ऊपर वाला v है ना, इसे ये b कहाँ से मैंने खुद से लिखे हैं, देखिए कट हो जाते हैं ना, तो लिख सकते हैं ऐसा। तो b को मैंने मल्टीप्लाई करा दिया R2 के साथ, तो ये 0a माइनस b ये आपका सेम रहा। जब मैंने b को मल्टीप्लाई कराया सेकेंड रो के साथ, तो ये आपका माइनस ए बी बन जाएगा, 0 इंटू बी 0 होता है, माइनस सी इंटू बी करेंगे तो माइनस बी सी आपका आता है, और R3 में कोई चेंज नहीं आएगा, बी सी 0 आपका सेम लिखना है आपको। ठीक है, अब देख लें, अब मैंने क्या किया, मैंने क्या किया, यहाँ पे R2, ये जो R2 है चेंजेस R2 माइनस C इंटू R1 लिखा हुआ है, मतलब मैंने जो आपका R1 है इसे मैंने C से मल्टीप्लाई कराया है और R2 के साथ माइनस कर दिया है। ठीक है, जब मैंने माइनस किया तो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा,
तो देखिएगा मैंने यहाँ पे लिखा है, आपको इतना तो पता है यहाँ पे अगर मैंने R2 लिखा है तो R2 ही चेंज होगा, है ना, R2 चेंज होगा, तो R1 में कुछ चेंजेस नहीं आएगा, तो ये 0 A माइनस B सेम लिखना है, और R3 में कोई चेंजेस नहीं आएगा तो B C 0 मैंने सेम लिख दिया है। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया आपको। अब देखिए ये कैसे है, मैंने आपको यहाँ पे बता देता हूँ। देखिए R2 का एलिमेंट कितना है, माइनस AB है, फिर आपको माइनस लिखना है, C इंटू R1 का एलिमेंट 0 है, तो ये सेम रहेगा ना, माइनस AB। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, फिर नेक्स्ट R2 का एलिमेंट क्या है, 0 है, फिर आपको माइनस लिखना है, फिर आपको C लिखना है, और R1 का एलिमेंट A है, तो ये 0 इंटू माइनस C है, तो मैं माइनस AC लिख सकता हूं, है ना। फिर आपको क्या करना है, माइनस BC, है ना, माइनस BC R2 का एलिमेंट, फिर आपको माइनस लिखना है और C लिखना है, और इसके कारस्पॉन्डिंग R1 का एलिमेंट कितना है बताएं, माइनस B है, तो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस BC माइनस BC कट होके 0 आएगा। समझ गए यहाँ तक? इजी है नहीं? उसके बाद मैंने क्या किया, ध्यान दीजिए, मैंने क्या किया स्टूडेंट, यहाँ पे माइनस A खुद से लिखा और माइनस A एक ऊपर लिख दिया, एक नीचे लिख दिया, ये कट हो जाते हैं ना, है ना। प्रूफ तो ऐसे ही करना पड़ेगा। एक तो स्टूडेंट इसका डायरेक्ट तरीका है, आप इसे एक्सपेंड कर दें। एक्सपेंड मैंने सिखाया ना 3x3 आर्डर को कैसे एक्सपेंड करते हैं। बट अगर स्टूडेंट आपको बोल दिया जाए कि विदाउट एक्सपेंडिंग ये क्वेश्चन अगर आपको करना होगा, ठीक है, यूजिंग प्रॉपर्टी, सिर्फ प्रॉपर्टी का यूज करके अगर आपको ये क्वेश्चन प्रूफ करना होगा तो कैसे करेंगे ये मैं आपको सिखा रहा हूँ। एक्सपेंड तो आप खुद भी कर सकते हैं। ओके, तो मैंने यहाँ पे क्या किया स्टूडेंट, माइनस ए एक तो न्यूमिनेटर में लिखा है, एक माइनस ए डिनोमिनेटर में लिखा है, ये दोनों ही कट हो जाते हैं। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, फिर मैंने क्या किया स्टूडेंट, जो आपका माइनस ए न्यूमिनेटर वाला था इसे मैंने क्या किया है, ध्यान दीजिएगा, इसे मैंने थर्ड रो के साथ मल्टीप्लाई करा दिया, है ना। किसी एक रो से कराना है तो मैंने इसे थर्ड से करा दिया, तो R1 सेम लिखा, R2 सेम लिखा, R3 में क्या चेंजेस आएगा, यहाँ पे माइनस ए भी हो जाएगा और यहाँ पे माइनस ए सी, माइनस ए इंटू 0 0 हो जाएगा। ओके, तो आपको पता है यहाँ पे क्या बचेगा, फिर आपके पास 1 डिवाइड बाई माइनस ए बी बचेगा। ओके, 1 डिवाइड बाई माइनस ए बी बचेगा। ठीक है, ये न्यूमिनेटर वाला माइनस ए मैंने उसे थर्ड रो के साथ मल्टीप्लाई करा दिया है। ओके, फिर क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, फिर आपको यहाँ पे दिखेगा क्या दिख रहा है, R2 R3। क्लियर है, R2 R3 आर आइडेंटिकल, देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट बिकम्स 0। याद है ना प्रॉपर्टी नंबर थर्ड, तो मैं इसका आंसर डायरेक्ट 0 लिख सकता हूं। तो 0 को जब मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर क्या आएगा, 0। तो ये आपका राइट हैंड साइड है, तो आप लिख सकते हैं देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है स्टूडेंट, एक तो डायरेक्ट तरीका है, डायरेक्ट मैं आपको बताता हूँ, आप ये खुद कर सकते हैं घर पे। लेफ्ट हैंड साइड लीजिए और एक्सपैंड कर दीजिएगा, डायरेक्ट एक्सपैंड। R1 को एक्सपैंड करना होता है ना, 0 लिखेंगे, ये डिलीट ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, बट ये आप खुद भी कर सकते थे, बट अगर क्वेश्चन आपको ऐसा आ जाता है, ऐसे पूछ ले कि यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट विदाउट एक्सपेंडिंग, ये क्वेश्चन आपको एक्सपेंड करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको प्रूव करना है, तो वो कैसे करना है ये मैंने आपको सिखाया है। ठीक है, काफी इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन 7th स्टूडेंट, विदाउट एक्सपेंडिंग कैसे इसे प्रूफ करना है यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, तो ये भी मैं आपको सिखा देता हूँ। ठीक है, ये भी काफी इजी है। क्वेश्चन क्या है, माइनस ए स्क्र ए बी ए सी बी ए माइनस बी स्क्र बी सी सी ए सी बी माइनस सी स्क्र इज इक्वल टू 4a स्क्र बी स्क्र सी स्क्र लिखा हुआ है। ठीक है, तो मैंने यहाँ से टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड पिक कर लिया। लेफ्ट हैंड साइड आपको क्लियरली दिख रहा है, आपका लेफ्ट हैंड साइड पूरा मैंने यहाँ से लिख दिया। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, आपका जो फर्स्ट रो है वहां से A देखिए तीनों में है तो कॉमन आ जाता है, सेकेंड रो में से B तीनों में है कॉमन आता है, थर्ड रो में C तीनों में है कॉमन आता है। कॉमन तभी आएगा जब तीनों में होगा। ठीक है, तो A B C मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है, टेकिंग A B C कॉमन फ्रॉम R1 R2 और R3 से। ठीक है, जब मैंने कॉमन लिया है तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, जब कॉमन लिया तो आपको पता है यहाँ पे A B C आएंगे बाहर और यहाँ पे A बचेगा, यहाँ से A कॉमन लिया तो B, A लिया तो C। ठीक है, सेकेंड रो में से क्या कॉमन लिया है, B, तो A बचेगा, यहाँ पे एक B बचेगा माइनस का, और यहाँ से अगर B लिया तो C बचेगा। थर्ड रो में से क्या कॉमन लिया था बताएं, थर्ड रो में से C लिया है, तो यहाँ पे आपके पास A बचेगा और यहाँ पे B और यहाँ पे आपका माइनस C बचेगा। अब फिर से थोड़ा ध्यान दीजिएगा, काफी आसान है ये भी। देखिए स्टूडेंट, आपका जो फर्स्ट कॉलम है और सेकंड कॉलम और थर्ड दिख रहा है ना, फर्स्ट कॉलम में से A आता है, सेकंड में से B, थर्ड में से C कॉमन आता है। ठीक है, थर्ड में से क्या आता है, C। तो मैंने क्या किया, आपको पता है ना ऑलरेडी A B C बाहर था, तो जब मैंने एक और A लिया तो A और A स्क्वायर हो गया, एक और B कॉमन लिया तो B और B स्क्वायर हो गया, एक और C कॉमन लिया तो C और C स्क्वायर हो गया। तो जब मैंने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे -1 1 1 बचा है, यहाँ पे 1
-1 1 बचा और यहाँ पे 1 1 और यहाँ पे आपका -1 बचा है। अब स्टूडेंट आप इस क्वेश्चन को डायरेक्ट भी कर सकते थे। डायरेक्ट मतलब आप क्या करें, एक्सपैंड बाई R1 कर दो। एक्सपैंड करना आता है, -1 को ये डिलीट, ये लिखेंगे प्लस, फिर यहाँ पे -1 लिखना है, ये और ये डिलीट, ये तो आपको करना आता है ना। एक्सपैंड करना मैंने सिखाया था 3 क्रॉस के ऑर्डर। बट अगर स्टूडेंट आपको बोला जाए कि विदाउट एक्सपैंडिंग ये क्वेश्चन आपको प्रूव करना है यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, ठीक है, तो वो आप कैसे करेंगे ये मैं आपको सिखा देता हूं, ठीक है। तो क्या करना है, देखिए ध्यान से, C2 मैंने क्या किया, C2 चेंजेस C2 प्लस C3 किया है। तो देखिए C2 कौन सा है, ये आपका C2, ये कॉलम सेकंड है ना, ये कॉलम, ये आपका जो है C2, यहाँ पे C1 लिखिएगा, ठीक है। C2 को चेंज करें, C2 प्लस C1 करना है आपको। तो ये आपने सेम लिख दिया, तो आपका C2 चेंज होगा ना, अगर C2 लिखा है, C1 में कोई चेंज नहीं आएगा तो -1 1 सेम लिखेंगे। C3 में कोई चेंज नहीं आएगा तो 1 1 -1 आपको सेम लिखना है, ओके। फिर क्या करना है आपको, देखिए ये क्या हो जाएगा, ये C2 है तो 1 -1 0, -1 + 1 0, 1 + 1 2 हो जाएगा, और इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ये आपका सेम लिखना है, ठीक है। यहां तक समझ आ गया। अब मैंने क्या किया, मेरी बात सुनिए ध्यान से, मैं प्रॉपर्टी नंबर 8 का यूज करने वाला हूं स्टूडेंट यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे फिर क्या करना है आपको, प्रॉपर्टी नंबर 8 में मैंने क्या बताया था, आपको याद है ना, मैंने आपको बताया था मेन डायगोनल के अगर अबव वाले एलिमेंट 0 हो जाएं, जब मेन डायगोनल के बिलो वाले एलिमेंट 0 हो जाएं, उस केस में आपका आंसर क्या आएगा, मेन डायगोनल का प्रोडक्ट, ओके। तो मैं वही कर रहा हूं, तो मैंने एक 0 बना दिया, अब मैं यहाँ पे भी 0 बनाता हूँ और यहाँ पे भी। कैसे बनाया देखिएगा, R1 को चेंज किया, R1 -R2, देखिए 1 -1 0 हो जाता है, ये 0 -0 ही रहेगा, -1 + 1 सॉरी -1 -2 हो जाएगा, ठीक है। R1 लिखा है तो R1 चेंज होगा ना, R1 लिख दिया तो R1 चेंज होगा, R2 में कोई चेंज नहीं आएगा, R3 में कोई चेंज नहीं आएगा, ये आपने सीखा होगा, ठीक है। उसके बाद ये देखिएगा A² B² C² आपको सेम लिखना है, और फिर मैंने क्या किया, R2 चेंजेस R2 + R3, मुझे यहाँ पे 0 लाना था, तो R2 में से मैंने प्लस कर दिया R3, तो यहाँ पे 0 आ जाता है, तो R1 में कोई चेंज नहीं आएगा, है ना, तो -2 0 0, अच्छा R2 में चेंजेस आएगा, तो 1 + 1 2, 0 + 2 कितना होता है 2, और आपको होता है 1 -1, यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, और R3 में कुछ चीज नहीं आएगी, सेम लिखेंगे 1 2 -1। मैंने यहाँ पे लिख दिया यूजिंग प्रॉपर्टी नंबर 8। अगर आपने ये नहीं पढ़ी है तो प्लीज एक बार ये पढ़ लीजिएगा। उसमें मैंने बताया था अगर मेन डायगोनल के अबव वाले एलिमेंट 0 हो जाएं, उस केस में जो आपका आंसर आएगा मेन डायगोनल का प्रोडक्ट होगा। तो आपको पता है A² B² C² आपके पास ऑलरेडी था, और आपको अभी यहाँ पे मैंने प्रॉपर्टी नंबर 8 यूज किया है, तो -2 × 2 × -1, तो देखिए -2 2 -1 प्लस होता है ना, 2 2 का 4 आ जाएगा, तो यही आपका राइट साइड था। तो आप देख सकते हैं देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो काफी आसान है स्टूडेंट, कई बुक पे ऐसा लिखा है कि 1 से लेके 5 तक विदाउट एक्सपेंडिंग यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट एक्सपेंड करना है, और कई बुक पे ऐसा लिखा था कि 1 से लेके 7 तक विदाउट एक्सपेंडिंग यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट आपको वो प्रूव करना है, ठीक है। तो मैंने 1 से लेके 7 तक आपको विदाउट एक्सपेंडिंग यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट प्रूव करना सिखाया है, ठीक है। तो आई होप स्टूडेंट आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे। स्टूडेंट अगर फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट करें। स्टूडेंट मैं इस वीडियो का PDF लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो भी देख लीजिएगा। आज के लिए इतना ही स्टूडेंट, थैंक यू।